मेरे मन में लगातार ये सवाल उठता रहा है कि कहीं 26 जनवरी जो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ वो कहीं स्कूलों में 4 लड्डू बंटने और झंडे को एक दिन अपनी छाती पर या अपनी गाड़ी पर लगाकर घूमने से के दायरे में तो बंद के नहीं रह गया है जी। उपाधियों से जो व्यक्ति ऊपर नहीं उठ पाता है तो वो विधायक भी बन जाए, विधायक बन के वो व्यक्ति विध्वंसक हो जाता है। कि हम सभी लोगों को बता दें कि ना तो हम किसी राजनीतिक दल के विरोधी हैं, ना हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोधी हैं। हमारा विरोध जो है वो इस देश की व्यवस्था से है। तकलीफ की बात यह है कि जिस देश का ना जाने कितने % व्यक्ति भूखा सोता है। हसन मंटो का एक शेर है कि मैं उन सर्द लाशों के गीत गाता हूँ जिनकी सर्दी को दिसंबर उधार लेता है। लेकिन असल में क्या है कि गणतंत्र बन गया है। गणतंत्र। हाँ। नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप त्रिपाठी मेरे साथी राजू शर्मा के साथ नो पॉलिटिक्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने बैठे हैं 26 जनवरी यानी हमारे गणतंत्र दिवस के ऊपर। हमारे पिछले वीडियोस को आप लोगों ने जो प्रेम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे वीडियोस ऐसे ही देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें, हमें सुझाव दें, डांटें, जो भी करें, लेकिन सुझाव को अपने मन में न रखें, खुलकर बोलें। तो नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि गणतंत्र दिवस पर है। सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं। और आज हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस के असली मतलब पर चर्चा करने बैठे हैं राजू जी के साथ। तो राजू जी, स्वागत है आपका। और मेरे मन में लगातार ये सवाल उठता रहा है कि कहीं 26 जनवरी जो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ वो कहीं स्कूलों में 4 लड्डू बंटने और झंडे को एक दिन अपनी छाती पर या अपनी गाड़ी पर लगाकर घूमने से के दायरे में तो बंद के नहीं रह गया है जी। ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बाकी लोगों की राय, आपकी राय भिन्न हो सकती है, लेकिन मैं अधिकतर लोगों को अब यही देख रहा हूँ कि उनको गणतंत्र दिवस मतलब छुट्टी, 4 लड्डू जो स्कूलों में बंट जाते हैं या ऑफिसों में बंट जाते हैं और एक दिन देशभक्ति दिखा ली और ख़त्म। अगले दिन 27 जनवरी से वो भूल जाते हैं कि क्या था गणतंत्र दिवस, मतलब था क्या। तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? साथियों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जय श्री राम। और खुशी का विषय एक और है कि 23 जनवरी से 26 जनवरी तक हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्मृति में पराक्रम दिवस मना रहे हैं। ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारे देश का एक बहुत महान क्रांतिकारी जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, हमारी अगली पीढ़ियां उसको याद रखें, वो उसकी यादें कहीं दफन ना हो जाएं। तो इसके लिए यह जरूरी था। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद के पात्र हैं वो। और कुलदीप जी, सबसे पहले तो हम सबके एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि आज हम आप एक आम जन, देश के आम जन की तरह यहाँ पे बैठे हैं। आज ना तो हम विधायक के किरदार में हैं और आप ना ही पत्रकार। बिल्कुल। क्योंकि उपाधियां जो हैं, जी उपाधियां संसार की जो हैं, ये लोभ और अहंकार का कारण है। उपाधियों से जो व्यक्ति ऊपर नहीं उठ पाता है तो वो विधायक भी बन जाए, विधायक बन के वो व्यक्ति विध्वंसक हो जाता है। तो हमें इन उपाधियों से दूर रहने की आवश्यकता है। और हम सभी लोग बराबर हैं। अब रही गणतंत्र की बात, तो गणतंत्र का ऐसा है। हाँ, एक बात और कुलदीप जी, कि हम सभी लोगों को बता दें कि ना तो हम किसी राजनीतिक दल के विरोधी हैं, ना हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोधी हैं। हमारा विरोध जो है वो इस देश की व्यवस्था से है। व्यवस्था की जो विरूपता है, व्यवस्था में जो विकृतियां आ गई हैं, हम उन विकृतियों से व्यथित आमजन हैं इस देश के। और हम उस व्यथा को, आमजन की आवाज को, आमजन की आवाज को, अंतरात्मा की आवाज को अपने शब्द देकर उस व्यथा को हम व्यंग के माध्यम से समाज के सामने लाना चाहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को या किसी राजनीतिक दल को हम लोगों को कोई बात बुरी लगी तो हृदय से हम लोगों को क्षमा करें। हम लोगों का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं, ना हम राजनीतिक लोग हैं। अब गणतंत्र की जहां तक बात है कुलदीप जी, तो गणतंत्र ठीक है, शुभकामनाएं देना
ठीक है, वो हमारी परंपरा है और जरूरी भी है, लेकिन तकलीफ की बात यह है कि जिस देश का ना जाने कितने % व्यक्ति भूखा सोता है। हसन मंटो का एक शेर है कि मैं उन सर्द लाशों के गीत गाता हूं जिनकी सर्दी को दिसंबर उधार लेता है। ये भले ही मंटो का कथन है, लेकिन असल में ये मंटो का कथन नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की आवाज है जो इस देश की व्यवस्था की जो विकृतियां हैं, जो सफेद बर्फ की चादर पड़ी है हमारे रहनुमाओं के दिलो दिमाग पर, उन पे जो उनसे जो पर्दा हटाने की जो सफेद चादर, स्याह चादर जो पड़ गई है उदासीनता की, उससे जो पर्दा हटाने का काम करता है वो हर व्यक्ति मंटो है। हम आप भी मंटो हैं, हम आपके साथ जो इस मुहिम में शामिल लोग होंगे वो भी मंटो हैं। तो इस देश की व्यवस्था ये है कि अभी मैं एक कुलदीप जी एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि इस देश में 98 व्यक्तियों के पास इतना पैसा है, करीब 50-55 लाख लोग व्यक्तियों के पास जितना पैसा है इस देश के 98 व्यक्तियों के पास पैसा है। भाई हमारे देश में गरीबी नहीं है, गरीब नहीं है हमारा देश, गरीबी है हमारे देश में। गरीब इसलिए नहीं है कि हम अगर विश्व के आंकड़े उठाए जाएं तो अरबपतियों की सूची हम 30 नंबर पे हैं। हमारे देश में अरबपतियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लेकिन गरीबी और भुखमरी का सूचकांक बढ़ रहा है। ये गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है, यह खाई बढ़ रही है। यह खाई सबसे बड़े दुख का कारण ये खाई है। ये खाई पाटने की जरूरत है आज, जब गणतंत्र दिवस की खुशियां कायदे से तब मन पाएंगी जब ये गरीब और अमीर के बीच की खाई मिट जाएगी। वही मेरा सवाल था इन्हीं विकृतियों को लेके कि जैसे कि आपने उदाहरण दिया कि गरीबी और अमीरी, गरीब है नहीं मुल्क, मुल्क गरीब नहीं है, लेकिन जनता गरीब होती जा रही है। तो ये सपना तो नहीं देखा होगा संविधान बनाते समय, आज़ादी लेते समय। सोचा तो ये गया होगा कि सबको बराबर मिले, सब तरक्की करें, देश उन्नति करे, हमारे अपने लोग उन्नति करें, जो उस समय अंग्रेज़ों के पास जो पैसा जा रहा था। अब वो नए तरीके की अंग्रेजियत शुरू हो गई है कि कुछ चंद लोग हैं जिनके पास इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था सीमित हो गई है और हम सब अब उनके दायरे में फंस के रह गए। हमें उनके हिसाब से सोचना पड़ता है, उनके हिसाब से सरकारें अपनी नीतियां बनाती हैं और उनके हिसाब से ये देश चल रहा है। तो फिर गणतंत्र यानी लोगों का तंत्र वो कहाँ रह गया? वो तो सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित होकर रह गया ना, कि आप वोट डाल दो, हमको चुन लो, फिर हम काम तो उन लोगों के हिसाब से करेंगे। वो जो 59 लोग हैं या जो 98 लोग हैं, जो जितने भी लोग हैं, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन उन चंद लोगों की मुट्ठी में फिर ये गणतंत्र कैसे हो गया? ये तो फिर धनतंत्र हो गया। धनतंत्र दिवस कुछ मनना चाहिए ऐसा। तो गणतंत्र दिवस आखिरकार जो नई पीढ़ी है जिसने वो संघर्ष नहीं देखा, जिसमें हम आप भी शामिल हैं, हमारे बाप दादाओं ने वो संघर्ष देखा है, अंग्रेज़ों के साथ जो संघर्ष हुआ और हमने कैसे आज़ादी पाई, उसको लेके तमाम तरीके की फ़िलॉसफीज़ हैं, लेकिन आज हम उनमें नहीं जाएंगे, फिर कभी हम उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज़ादी तो इसीलिए ली थी हमने कि हमारी अपनी जनता का शासन यहाँ आए। नहीं आया। गणतंत्र तो आया, संविधान भी आया, संविधान लागू भी हुआ 26 जनवरी 1950 को, पर आज वो तो गणतंत्र में तब्दील हो गया कि कुछ गणियाँ हैं, वहाँ पर जाके वो सीमित हो गया। तो इस पर आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? हरिओम पवार जी की लाइनें उधार लेना चाहते हैं हम कुलदीप जी। हरिओम पवार जी इस देश के बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं घायल हूँ, छत विच्छत हूँ, दिल की गुत्थी खोल रहा हूँ। जैसा भारत यहाँ दिखा है वैसा मुझ में कहाँ लिखा है? जी, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। तो असल में गणतंत्र की जो परिभाषा है उसमें लिखा हम भारत के लोग, जनता के द्वारा जनता पर शासन, संविधान की प्रस्तावना में है। लेकिन असल में क्या है कि गणतंत्र बन गया है। गणतंत्र, हाँ, उस पे कुछ चंद लोगों का हावी हो गए हैं, कुछ कॉरपोरेट घराने, चापलूस, मक्कार और गुंडे मवाली। तो इनका उस पर कब्जा है, क्योंकि
जनता एक तो अशिक्षा है, दूसरा लोगों में एक भय का माहौल भी है, लोग आवाज उठाने से डरते हैं, तीसरा एक और है, एक क्रीमी लेयर है। बर्ट्रैंड रसेल एक राइटर हुए हैं पश्चिम के, तो एक दिन हम उनका एक लेख पढ़ रहे थे, लेख का शीर्षक जो था हार्म दैट गुड मैन डू, हार्म दैट गुड मैन डू, मतलब उसका ये था कि अच्छे लोगों को उनके समाज के लिए क्या नुकसान पहुंचाते हैं, अच्छे लोग समाज को क्या नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, ये वो तथाकथित अच्छे लोग हैं, अच्छे जो जो इलीट वर्ग वाले हैं, इन्वर्टेड वाले। हाँ इलीट वर्ग वाले हैं, ये वो अच्छे लोग हैं। क्या है कि ये लोग अपने इनका जो कंफर्ट जोन होता है वो इससे बाहर नहीं निकलते हैं, इन्हें कोई भी बाहर की घटना इन्हें प्रभावित नहीं करती है। इनका मतलब ये है कि वही हम एक वीडियो में हमने जो कहा कि खाओ पियो 6-6 महीने के लिए सो जाओ, ये सोने वाले लोग, कुंभकर्ण, ये सोने वाले लोग हैं। अगर इनकी इच्छा शक्ति जगह तो ये लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। उसमें आप यही समझिए कि हमारे दादाजी थे, वो बुंदेली में लोक भाषा में रामचरितमानस के संदेश पहुंचाते थे लोगों तक। तो वो कहा करते थे कि अगर आप उचित अनुचित पे आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो आपसे वो मील के पत्थर अच्छे हैं। भाई मील के पत्थर जो लगे हैं, जैसे आप यहाँ से भी दिल्ली का रास्ता देखें तो मील का पत्थर बता देगा कि 400 किलोमीटर है, वो जड़ है, उसमें कोई चेतना नहीं है। लेकिन आप तो चेतन हैं, तो आप तो मतलब उनसे भी गए बीते हैं कि समाज, भाई समाज में अगर कोई अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं तो ये तथाकथित जो इलीट वर्ग है इसकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। ये चुप्पी क्यों साथ? हाँ, क्योंकि वो कुछ करने लायक है, कर सकते हैं, तो ये लोग नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो बब्बा इसकी मुखालफत किया करते थे। हाँ, वो आपसे अच्छे तो वो मील के पत्थर। हाँ, मील के पत्थर अच्छे हैं आपसे। भाई मील के पत्थर में कोई चेतना तो नहीं, उसमें कोई आत्मा नहीं है, जीवन नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना इंगित, इतने संकेत दे रहा कि आपको एक मंजिल की दिशा बतला रहा है। आप एक ऊर्जा से भरते जाते हाँ, हैं कि हाँ, अभी मुझे 300 किलोमीटर और जाना जी, है, अभी मुझे 200 किलोमीटर बिल्कुल। और जाना है। लेकिन आप इतना ही नहीं कर पा रहे हैं तो आपका कोई समाज में आपका कोई मूल्य नहीं है। आप भले ही इलीट वर्ग के बने रहें, आप अपने आप को सिविलाइज्ड कहते रहें, आप कुछ भी कहते रहें, लेकिन मेरे हिसाब से आप अन्न का विनाश करने वाली मशीन है। तो मतलब यहाँ पर जो एक बात निकल के सामने आ रही है कि समाज, सबसे बड़ा दोषी तो समाज समझ में आ रहा है आपकी बातों से, क्योंकि ये लोग जो चुने जा रहे हैं, ये लोग जो ऊपर जा रहे हैं, जो जो संविधान के जरिए बने हुए व्यवस्थाओं में बैठ रहे हैं, वो भी तो हम आप ही तो उनको पहुंचा रहे हैं। तो हम भी तो कहीं ना कहीं दोषी हैं। हम फिर ये गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति क्यों दिखाने लगते हैं? हम वो दिन नहीं सोचते। अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में हम वोट करेंगे, और मैं बिल्कुल निश्चित 100% ये मान के चल रहा हूँ कि लोग अपनी जाति पर वोट देंगे, लोग अपनी क्षेत्रवाद पर वोट देंगे, लोग उस नेता को वोट देंगे जिसने उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की होगी, भले ही वो अवैध तरीकों से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की हो। तो ये कैसा, मतलब ये तो गणतंत्र, ये सपना तो नहीं देखा गया था। तो समाज ही दोषी है। फिर समाज एक दिन बैठ जाता है रोने के लिए कि यार ये गुंडागर्दी कर रहा है, विधायक, हाँ ये सांसद है, ये गुंडागर्दी कर रहा है, ये हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष है, ये गुंडा। वो बनाया तो तुमने है ना, चुना तो तुमने था, तब तुमने जात देख ली थी, समाज देख लिया था, हमारे क्षेत्र का देख लिया था, हमारे गांव का देख लिया था, फिर आप क्यों रो रहे हो? तो फिर ऐसे लोगों को हम गणतंत्र दिवस का असली महत्व कैसे समझाएं, जो क्षेत्र, जाति और इन सब चीज़ों में बंधे हुए? आज तक 70, 72, 75 साल होने जा रहे हैं, हमें आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए हैं, और हम उन्हीं दायरों में बटे हुए, हम आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। शिक्षा का दायरा कितना बढ़ चुका है, जब हम आज़ाद हुए शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम था, आज बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये कौन सी शिक्षा दी जा रही है भाई? ये कौन से स्कूल चल रहे हैं, कौन से महाविद्यालय चल रहे हैं, कैसी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं जो 15 अगस्त और 26 जनवरी का महत्व नहीं समझा पा रहे हैं बच्चों को? कुलदीप जी, शिक्षा का महत्व जो है, गांधी जी की जो शिक्षा की परिभाषा थी कि आपका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होना चाहिए शिक्षा में। लेकिन शिक्षा के नाम पे आज मशीनें पैदा कर रहे हैं, हम यंत्र बना रहे हैं बच्चों को, हम उनका मानसिक विकास नहीं कर रहे हैं। जो कॉन्वेंट शिक्षा पढ़ रहे, भाई अंग्रेज एक बहुत सुनियोजित योजना के तहत हमारे देश में आए थे। उन्होंने पूरा एक कायदे से अध्ययन किया था कि हमारी व्यवस्थाएं क्या है,
हमारे देश की जो व्यवस्थाएं थी हमारे देश की, उन्होंने उसका उसमें उसके रिकॉर्ड हैं वहाँ पर रिकॉर्ड, यहाँ पे जो अंग्रेज अध्ययन करके गया वहाँ की संसद में वो बोल रहा है, उसके रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। वो कह रहा है कि भाई वहाँ पे तो टेक्नोलॉजी हमसे अच्छी है, शिक्षा हमसे अच्छी है। भाई जब वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल नहीं था तो हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल हमारे यहाँ गुरुकुल चलते जो थे। आज कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली ऐसी थी कि एक अंग्रेज का वर्णन आता है कि हैदर अली, उस समय हैदर अली से युद्ध किया था उसने, कोई सैनिक था। तो हैदर अली ने उस समय एक था कि आप किसी को, जैसे आपको बेइज्जत करने का एक तरीका था कि आपने, मारते नहीं थे हमारे यहाँ लोग, हैदर अली ने उसकी नाक काट ली थी। तो नाक जब उसकी कट गई तो वो कटी नाक में भारत के किसी गांव, ऐसे गांव में गया जहां उस किसी वैद्य से उसकी मुलाकात हुई। तो उस वैद्य को उसने बताया, घटना पूरी बताई। तो उस वैद्य ने उसका उपचार किया, उसकी नाक जोड़ी। मतलब प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार जब यूरोप में नहीं हुआ तो हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी होती थी, लेकिन एक पूरे सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे यहाँ ये सब चीज़ नष्ट की गई है। हमारे यहाँ भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, कई तरह की भ्रांतियाँ, मतलब समाज को पूरी तरीके से तोड़ने का काम किया। वही तोड़ने का काम आज जारी है। कहीं जातवाद है, कहीं क्षेत्रवाद है, कहीं भाषावाद है। मतलब शिक्षा का जो स्तर है आप देखते ही हैं गाँव में, हमारी सरकारें खुद नहीं चाहती हैं कि हमारे यहाँ का व्यक्ति शिक्षित हो जाए, क्योंकि अगर हम लोग शिक्षित, हमारी नई पीढ़ी शिक्षित हो जाएगी तो वो सवाल पूछना शुरू कर देगी इनसे, क्योंकि वो हमारे बीच के लोग हैं। ये सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री ये किरदार हैं। पब्लिक ये बात नहीं समझती। एक एक कहानी है छोटी सी, हम उसके माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास करें। एक व्यक्ति शंकर जी को ढारने जाता था प्रतिदिन। तो उसको एक दिन ख्याल आया कि चूंकि पार्थिव शिवलिंग था तो उस पर एक चूहा बैठा था। तो उसने, देखो उसका दिमाग, उसके दिमाग में आया कि क्या भगवान से बड़ा ये चूहा है। तो उसने चूहे को ढारना पूजना शुरू किया। एक दिन बिल्ली झपटी उस पर, तो उसने, उसके दिमाग में आया कि जी बिल्ली बड़ी है इससे, तो उसने बिल्ली को पूजना शुरू कर दिया। कुत्ते ने उस पर झपटी मारी, उसने कहा जी इससे बड़ा है, कुत्ता बड़ा है, कुत्ते को पूजना शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि कुत्ता उसके रसोई घर में घुसा, तो उसने, पत्नी ने मार पिटाई लगाई उस कुत्ते की, तो उसने कहा ये और बड़ी है, तो उसने पत्नी को पूजना शुरू किया। अब एक दिन, किसी दिन उसको किसी बात पे आवेश आया तो उसने पत्नी की पिटाई कर दी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि सबसे बड़े तो हम हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के आम मतदाता को ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप सबसे बड़े हैं। ये मंत्री, विधायक, सांसद, ये जो उपाधियां लेकर दिल्ली में बैठते हैं, ये आपकी पावर का दुरुपयोग करते हैं। आप इन्हें पावर इसलिए देते हैं कि ये आपके प्रतिनिधि बन के जाएं, क्योंकि हर व्यक्ति तो नीतियाँ तय कर नहीं सकता, हर व्यक्ति के अलग अलग किरदार हैं। लेकिन आपने जब पावर इन्हें दे के विधायक बना के आप जब इन्हें विधानसभा में भेजते हैं तो विधायक नहीं, विध्वंसक हो जाते हैं जी। बालू घाटों से छलांग लगाते हैं, इन्हें ठेके के टेंडर दिखते हैं, इन्हें आम आदमी की भूख नहीं दिखती है, इन्हें किसानों की आत्महत्याएँ नहीं दिखती हैं। कुलदीप जी, मेरा विचार तो ये है कि गणतंत्र हमारा पर्व है, हमें गर्व के साथ मनाना चाहिए इसको। लेकिन गणतंत्र में जो दिल्ली में झांकियां दी जाती हैं, उसमें झांकियां हमारे प्रदेशों की सांस्कृतिक झांकियां, शौर की झांकियां, तो मेरा मानना ये है कि हर वर्ष वो झांकियां भी दी जानी चाहिए। अगर किसी प्रांत में हत्याओं का दौर बढ़ा है तो एक झांकी वो सजनी चाहिए कि हत्याओं के दौर में ये प्रदेश आगे है। अगर डकैतियाँ वहाँ हुई हैं तो वहाँ वो झांकियाँ सजनी चाहिए। किसानों की आत्महत्याएं अगर बढ़ती हैं, 2000 से 2016 के बीच आपको पता है 4 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की इस देश में। तो दिल्ली में एक झांकी वो भी सजानी चाहिए कि हमारे देश में आत्महत्याएं भी हो रही हैं, क्योंकि भाई अकेला वैभव नहीं, देश का असली चेहरा जो है वो भी आम जन के सामने आना चाहिए कि एक पर्दे के पीछे का पक्ष ये भी है हमारे देश का। तो अब आगे क्या? अभी तो चलिए ठीक है, गणतंत्र दिवस, हम आप तो फिर भी उस दौर को जिए हैं, हमारे बाप दादाओं ने हमको कहानियाँ सुनाई हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में कहीं वो हैं, हम सम्मान करते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों का।
लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो तो मोबाइल से शिक्षित हो रही है, उसकी तो स्थिति और गंभीर है। वो किताबें नहीं पढ़ रही है, वो अखबार पढ़ने की आदत नहीं है उसको, वो लेखन से और शिक्षण के तौर तरीके उसके डिजिटल होते जा रहे हैं। वो पढ़ रहा है जो डिजिटल वर्ल्ड में उसको उपलब्ध है। बहुत ही अधकचरा ज्ञान लेके बच्चे आते हैं, तमाम बच्चे मेरे पास आते हैं, कई आपके पास भी आते होंगे जो कुछ करना चाहते हैं आगे, और वो आते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने अनुभव से उन्हें कुछ बताएं। मुझे सुन के बड़ा अफसोस होता है कि ये कहाँ सोच रहा है, किस दिशा में सोच रहा है ये। इसको ज्ञान नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, पर इसको बनना लेखक है, इसको बनना कवि है, इसको पत्रकार बनना है, तो किसी को इंजीनियर बनना है, तो किसी को डॉक्टर तुम्हारे अंदर मानवता नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। देश क्या है, देश के राष्ट्रीय प्रतीक क्या हैं, उनका सम्मान क्या है, वो क्यों है, क्यों आखिर क्यों है। राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रगान हो, या 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ये सब क्या है, 2 अक्टूबर हो। पर अब ये क्या करेंगे ये बच्चे, मतलब इनके साथ तो और बड़ी समस्या आने वाली है। इनको कैसे समझाया जाए कि ये आखिरकार है क्या गणतंत्र, मतलब उनका असली मतलब वो कैसे समझें, ताकि हम आप तो जो कर पाए सो कर पाए, और जो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो 1% भी अगर तब्दील कर पाए तो मैं बड़ी जीत मानूंगा, ये अपनी और आपकी, और हम जैसे जो और लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की। इस पीढ़ी के लिए क्या संदेश है, आने वाली पीढ़ी के लिए? कुलदीप जी, जो भी जागरूक लोग हैं, ऊर्जावान लोग हैं, उनको समाज में एक अभियान चलाना पड़ेगा, समाज के लिए काम करने की ज़रूरत है। जो हमारी नई पीढ़ी है, चूँकि उनका कोमल मन है। अमेरिका के एक पत्रकार हुए चार्ल्स डुइंग, उन्होंने एक किताब लिखी पावर ऑफ हैबिट्स। मतलब ये मनोविज्ञान ये कहता है कि आदतों का संसार है। मनुष्य का जो जीवन है वो आदतों से निर्मित है। जिस तरीके की आदतें आप में विकसित हो जाएंगी, आपका व्यक्तित्व ही बन जाएगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम उनकी आदतों में उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है। उन्हें हम अपने ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, उस परंपरा से हमें परिचित करवाने की ज़रूरत है। हालांकि आज देश में कई लोग अभियान चल रहे हैं, जैसे हमारे देश में 370 धारा जो थी, उसमें एक प्रावधान था 35A। 370 असल में 370 विशेष राज्य का दर्जा था, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। खतरनाक जो धारा थी वो 35A थी, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। और आप बदमाशियाँ देखिए, संविधान में भी, संविधान की जो कॉपी है आप उसको देखिए, तो उस कॉपी में भी इधर उधर कोने में कभी इधर छाप दी, कभी उधर छाप दी, कि लोग उसको समझ ना पाएं। लेकिन कुछ लोग लगे, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग, सुशील पंडित जैसे लोग, अजीत भारती जैसे लोग, GD बख्शी जैसे लोग, उन्होंने देश को जागरूक किया। अलग जगह है इन लोगों। हाँ, उन्होंने एक आलोक जगाया, एक अलग जगाई। देश का बच्चा बच्चा समझ गया। सरकारों पे दबाव बना, उन्हें उसमें परिवर्तन करना पड़ा। तो देश का जब आम जनमानस जाग जाता है, आम जनमानस की चेतना जाग जाती है, भाई काम सरकारें नहीं करती हैं। गणतंत्र का मतलब है कि सरकारें हम पे काम थोप नहीं सकती हैं। हमारी जो, हम लोगों की जो मांगें हैं, सरकार उस हिसाब से चलती हैं। अगर आपकी मांग में दम है, आप संगठित होकर आवाज़ उठाना जानते हैं, तो सरकारें मुर्गी बन जाती हैं, मुर्गा बन जाती हैं सरकारें। लेकिन आप में होनी चाहिए, आप में जागरूकता होनी चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए संदेश सब एक ये है कि आप किताबों का अध्ययन करिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपका विरोधी भले ही आपको पसंद ना करता हो, लेकिन आपके तथ्यों को न नकार पाए। बिल्कुल, आपके तथ्य इतनी मजबूती के साथ होना चाहिए कि आपके तथ्यों को न नकार पाए। तो युवा पीढ़ी को अध्ययन की आवश्यकता है, तथ्यों के साथ बात को रखने की आवश्यकता है। जब आप तथ्यों के साथ बात को रखते हैं तो उसको कोई नकार नहीं सकता, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, मुझे तो नकार देंगे, आप मुझसे प्रेम कीजिए, नफरत कीजिए, लेकिन जो तथ्य हैं, कहाँ नकारेंगे? जो लिखित हैं, लिखित वो तो सत्य है। तथ्य भी आप वहाँ से निकाल के लाइए, क्योंकि हमारे देश का जो इतिहास है वो मुगलों के चाटुकारों ने लिखा। हमारे देश के, चाहे वो मनु संहिता हो, चाहे हमारे पुराण हो, उनमें कई प्रक्षेप डलवाए गए अंग्रेजों के माध्यम से। कूटनीति, फूटनीति, जो उन्हें अपना शासन चलाना था, उसमें कई प्रक्षेप डाले गए, भ्रांतियां पैदा की गई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी
कई एक पक्षीय इतिहासकार हुए तो उन्होंने भी कई ऐसी बातें लिखी कि जिन पे विवाद है। लेकिन आप ऐसे लोगों को पढ़िए जो वहीं से निकल के आए, कि निष्पक्ष थे। जैसे एक कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं JB कृपलानी, उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्होंने बड़ी निष्पक्षता के साथ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को, तो आप उनको पढ़िए तो आपको सही मायने में तथ्य समझ में आएंगे। मैं अक्सर मतलब जो युवा साथी हैं अपने, उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कम्युनिस्टों से अगर नफरत करते हैं, या आप संघ से नफरत करते हैं, आप राष्ट्रवादियों से नफरत करते हैं, उस नफरत की वजह से उनका साहित्य ऐसा मत कीजिए कि उनका साहित्य ही ना पढ़ें। नहीं, बिल्कुल पढ़ें। आप पढ़िए, आप इनको भी पढ़िए, आप उनको भी पढ़िए, आप सबको पढ़िए, तब तो जाके आप अपने विचार बना पाएंगे कि इन्होंने क्या कहा, इनके क्या तर्क हैं, इन्होंने क्या कहा, कम्युनिस्ट क्या कहते हैं इसी विषय पर संघ क्या कहता है, इसी विषय पर अन्य जो दल हैं या अन्य तरीके के जो इतिहासकार हैं, बौद्धिक लेखक हैं, वो क्या कहते हैं, फिर बनाइए अपनी राय। तब कम से कम कोई ये तो आपसे नहीं कह पाएगा कि तुमने पढ़ा है क्या, तुमने पढ़ा क्या, एक किताब पढ़ के आ गए सामने बकवास करने लगे। तो मेरी तो हमेशा उनसे यही सलाह रहती है कि वो अध्ययन करें, पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जिस राष्ट्र का, कुलदीप जी, कोई इतिहास नहीं होता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता है। बिल्कुल। इसलिए आपको इतिहास में जाने की ज़रूरत है। आपको अपने इतिहास को समझना पड़ेगा पहले कि हमारा इतिहास क्या था, तभी आप भविष्य उस इतिहास पे ही मजबूत भविष्य की नींव रख पाएंगे। अभी जैसे कई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे विवाद चले, तो उस विषय में एक किताब पढ़ रहा था मैं। अलीगढ़ पे विवाद चले, वहाँ जिन्ना की मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई, तो बड़ा विवाद हुआ, तमाम लोगों ने प्रश्न उठाए। तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, पाकिस्तानी के एक राइटर हुए हकीकुज्जमा, उन्होंने एक किताब लिखी है पाथवे टू पाकिस्तान। उस किताब में उन्होंने स्वयं जिक्र किया है इस बात का कि अगर अलीगढ़ विश्वविद्यालय न होता तो हमें अपने सपनों का पाकिस्तान न मिलता। तो कुलदीप जी, हमारे देश में ये जहर के बीज कहाँ कहाँ छुपे हैं, हमें इन्हें जहर के बीजों की खोज करनी पड़ेगी, और इन जहर के बीजों को खोज करके नष्ट करने की ज़रूरत है हमें। भले ही हमें देखने में, भाई एक प्रचार आता था, नज़र फीकी चश्मा कलरफुल, तो ये वही वाले हैं, दिखने वाले अलग हैं, दांत हैं इनके, ये खाने वाले इनके अलग दांत हैं। यहाँ स्लीपर सेल्स पलते हैं आतंकियों की। तो इस पे अगर कोई विवाद करता है तो आप तथ्यों के साथ उनको रखें कि इस पे विवाद इसलिए है। तो गणतंत्र दिवस को आप क्या कहते हैं, मनाया जाना चाहिए या नहीं? नहीं, गणतंत्र दिवस तो मनाया जाना चाहिए, बिल्कुल गणतंत्र दिवस मनाया जाना चाहिए, और पूरी धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। बस ज़रूरत इस बात की है कि उसमें आत्ममंथन की भी ज़रूरत है। किसी शायर ने लिखा कि जिनके पास ओढ़ने को चादर ना बिछाने को दरी है, हम कैसे कहें उनसे कि आज 26 जनवरी है। तो हम उस लायक बनाए उन्हें। एक किसी लेखक ने लिखा है कि जैसे गणतंत्र दिवस में हम देखते हैं कि गणतंत्र दिवस में बड़े बड़े जलसे होते हैं, बड़े ओवरकोट पहन के, बड़े बड़े, भाई एक तो अंग्रेजों ने हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी की, बड़ी चालाकी की। आप देखें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, मतलब घोर बारिश में हम खड़े भी नहीं हो सकते, मतलब छाता लगा के हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं। और गणतंत्र दिवस जब सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, भीषण सर्दी, भीषण 26 जनवरी तो फिर हम ही लोगों ने तय किया, हम कोई और दिन भी तय कर सकते थे, हमारी अपनी सरकारें थी। हम में भी कुछ छुपे अंग्रेज थे उनके सुझाव से। हाँ भाई, उसमें आम आदमी, जैसे आप 26 जनवरी के जलसे देखते हैं, तो वहाँ पे जो मैंने बात की, जो एलीट वर्ग, वो तो ओवरकोट में होता है, कोटों में जेब। आप देखेंगे कि जब कोई विशेष वो होता है तो तालियां वो नहीं बजाते हैं, वो कोट की जेब में गर्म कपड़ों की गर्मी लेते हैं, तालियां बजाते हैं नीचे बैठने वाले लोग। उनकी ही मजबूरी है, तालियों के माध्यम से उन्हें कुछ गर्मी मिलती है। मतलब हमारा ये है कि हम इस देश में ठिठुरता गणतंत्र नहीं चाहते। गणतंत्र वो हो कि एक आम आदमी उल्लास के साथ गणतंत्र मनाए। 4 लड्डू बांट देना गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र जब है कि इस देश के आम आदमी के पास कपड़े हों, आम आदमी के पास पर्याप्त भोजन हो, किसानों को आत्महत्या न करना पड़े। हमारे देश में हम देखते हैं कई
रास्ते में निकलते हैं तो ये समझ लो कि दिल बिल्कुल पिघल जाता है। कई लोग ऐसे देखते हैं कि जिनके पास कपड़े नहीं हैं, कई लोग सड़कों पे पड़े हैं, लेकिन हम मना रहे हैं। तो ऐसा गणतंत्र हम नहीं चाहते। गणतंत्र वो हो कि हाँ लगे गणतंत्र के हम उत्सव मना रहे हैं। ये तो हम परंपराएं ढोने का काम नहीं चाहते हैं। ये परंपराएं ढोई जा रही हैं कि हमें मनाना है बस। तो मनाना जरूरी है, लेकिन वो उल्लास होना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्थाएं देश में पैदा हों कि जो आज़ादी जो है वो दिल्ली लखनऊ तक कैद ना हो। हमारे पड़ोस के एक, हमने तो उन्हें नहीं देखा, एक स्वामी सूरज्ञानंद थे, हमारे दादाजी उनके साथ में रहे। तो वो कहा करते थे, वो जब भाषण देते थे स्वराज में, अंग्रेजों की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में, भाई इस देश में 7 लाख कुर्बानियाँ हुई हैं, आज़ादी ऐसे नहीं मिली। वो भाषण देते थे तो ऐसे आम जन ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते थे उनके सामने। तो उनका बड़ा देसी अंदाज था। वो कहते थे कि उनका कहना था, जी कुलंजन सी ना जोड़ो, कुलंजन से जोड़ के स्वराज नहीं आए। स्वराज तो जब आए जी बड़े बड़े थोनन वार हैं, इनकी भैंसन की थनन में तुम की लेंगे जी, इनकी थोने पचक जाए। भाई जो बोले अगर ऐसे स्वराज आ जाए तो वो बोले भी दिल्ली और लखनऊ बाग पक लेंगे, तुम तक नहीं आ पाए। वही हुआ। तो आज जरूरत है कि स्वराज दिल्ली और लखनऊ से गांव का रास्ता पकड़े, गांव तक आए। भाई आप ये बताओ कि आखिर संसद भवन और विधानसभाओं में वो कौन सी मशीनें लगी हैं कि एक जो व्यक्ति अपने कुर्ते के फटे कपड़े का रूमाल इस्तेमाल करता हो और एक बार संसद और विधानसभा के दरवाजे सब जब वो निकल जाता है तो फॉर्च्यूनर में आ जाता है। तो अगर ऐसी कोई मशीनें वहाँ पे हो तो इस देश के आम आदमी को भी गुजार दो ना। जगह जगह एटीएम के जैसे उनको भी स्थापित कर दिया जाए। भाई उन्हें भी उन मशीनों से गुजारने की ज़रूरत है। और अन्यथा भाई आप लोग अगर ठीक है आप व्यवस्था के अंग हैं तो आप नीचे की भी तो व्यवस्था देखें। तो गणतंत्र मनाइए, हाँ धूमधाम से मनना चाहिए। भाई गणतंत्र लगे कि हाँ हम गणतंत्र मना रहे हैं। इस देश के आम जन, आम प्रजा, भाई तंत्र आम जन पर शासन ना करे, तंत्र आम जन की भावनाओं के हिसाब से शासन संचालित करे। तो साथियों, एक बार फिर आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोर शोर से मनाइए, अपने किसी नज़दीकी आदमी की मदद कीजिए। और स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं से मेरा आह्वान है कि वो नाच गाने के कार्यक्रम में से तब्दील ना करें 26 जनवरी को, कि देशभक्ति के गाने बजाए और उन पर बच्चों को नचवाकर और 4-4 लड्डू बांटकर आपने गणतंत्र दिवस मना लिया। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उन बच्चों को, जिनका बाल मन अभी विकसित हो रहा है, उनको आप बताएं कि आखिर ये गणतंत्र दिवस है क्या, हम क्यों मना रहे हैं। ये सिर्फ देशभक्ति के नारे या गीतों तक सीमित होकर ना रह जाए। उनके मन मस्तिष्क पर इसकी ऐसी लकीर खींचिए आप मिलजुल कर कि वो जब बड़े हों तो वो भी आने वाली पीढ़ी को ये बता कर जाएं कि 26 जनवरी है क्या। गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाइए। हमारी और राजू शर्मा और हमारी नो पॉलिटिक्स की टीम की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। दोस्तों एक और बात, अगर हम लोगों की बात आपके दिल के किसी कोने को झकझोरती है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमारे इस अभियान का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं।